Dear students, good morning and assalamu alaikum. Rabbi zidni ilma. In today's lectures, we are going to discuss about the conservative field, conservative forces, work done along a closed path in conservative field, work done independent of the path followed between 2 points in conservative field. Now come what a conservative field is. Conservative field is the one that stores energy in a body when you do work against it, or the field in which the total work done along a closed path or a loop is zero is called conservative field, or the field in which the work done is independent of the path followed between 2 points is called conservative field. कंजर्वेटिव फील्ड बॉडी में एनर्जी को स्टोर करती हैं जब आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं. ये देखो मेरे हाथ में ये ग्लासेस हैं, मैं उसको उठा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड. जब मैं उसको छोड़ता हूँ तो ये दोबारा वापस नीचे आती हैं. जो एनर्जी मैंने लगाई थी वो दोबारा मुझे वापस दे के दे देता है. ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं. या वो फील्ड जिसमें टोटल वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ और अ लूप ज़ीरो हो, उसको कंजर्वेटिव. जैसे यहाँ से मैं चला वर्क किया और फिर वापस आ गया इसी पॉइंट पे, तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि इब्तिदाई पॉइंट और इंतहाई पॉइंट सेम एनर्जी पर हैं. और आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो ये क्या होगा? ज़ीरो होगा. दूसरी बात ये है कि कंजर्वेटिव फील्ड में ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है. से फॉर एग्जांपल मैं इस लॉन्ग रास्ते से जाता हूँ और इस पॉइंट पे आता हूँ, और शॉर्ट रास्ते से इधर जाता हूँ, तो दोनों केसेस में वर्क डन क्या होगा? सेम होगा, बशर्ते की फील्ड क्या हो? कंजर्वेटिव हो. कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है. इस तरह जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, स्प्रिंग फोर्स हैं, दे आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस. वो बॉडी में एनर्जी को स्टोर, स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी बंधी हुई है, अगर आप उस पर वर्क कर दें तो स्ट्रेच हो जाएगा, जब छोड़ते हो तो दोबारा आपको काम करके दे देता है. यानी स्प्रिंग आपकी लगाई हुई तवानाई को महफूज रखता है, और जब आपको चाहिए तो आपको दोबारा वापस दे देता है. ठीक है ना? ये है आपके पास क्या? कंजर्वेटिव फील्ड की. तो कंजर्वेटिव फील्ड बस सिंपल बात ये होगी कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ ज़ीरो होगी, वर्क डन इंडिपेंडेंट होगी 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ की. वो लॉन्ग पाथ है या शॉर्ट पाथ है, वर्क डन सेम रहेगी अगर 2 पॉइंट्स क्या है? सेम है तो. दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्लोज पाथ. अब क्या होता है? अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी पर्टिकुलर एनर्जी है, और दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं और उस पॉइंट की एनर्जी भी पहले पॉइंट की एनर्जी जैसे होगी, तो हम उसको क्या कहते हैं? क्लोज पाथ कहते हैं. सो क्लोज पाथ हो गया इफ द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर एट द सेम एनर्जी, देन द पाथ इज सेड टू बी क्लोज्ड. सो एक हो गया कंजर्वेटिव. एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है जो बॉडी में एनर्जी को स्टोर नहीं करती, वो ज़ाया हो जाती है, और वो एनर्जी दोबारा रिकवरेबल नहीं है. दैट कांट बी रिन्यूड और रिकवर्ड. फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, टेंशन फोर्स, dissipative forces, propelling force, and all supporting forces are non-conservative forces. Now हमने जो अभी बयान की कंजर्वेटिव फील्ड की हो गया कि वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड along a closed path is zero. Work done in a conservative field along a closed path is zero. इसके लिए मैं सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर टाइप का पाथ ले लेता हूँ. कंसिडर अ मास इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, C to D, and D to A.
हम कंजर्वेटिव फील्ड में ये साबित करने के लिए कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 है, एक मास को रेक्टेंगुलर पाथ में ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए पर ले आते हैं। तो वर्क डन जो होगा 4 सेगमेंट में जितना काम होगा इन तमाम को हम ऐड करेंगे। अगर वो 0 आ जाएं तो कंजर्वेटिव फील्ड होगा। इसमें हम अपनी फील्ड की बात नहीं करेंगे बल्कि किस चीज़ की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड। हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट करेंगे तो W.D1 mg.D1 mgd cos 90 0 जूल आ जाएगा। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वेट डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो एंगल उन दोनों के दरमियान 180 होगी। सो वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, दे आर एंटी पैरेलल, द एंगल बिटवीन द टू विल बी 180 डिग्री। सो W2 विल बी क्या होगा, mgd2 cos 180 डिग्री, दैट विल बी माइनस mgd2। नाउ work done from C to D, you see that W is directed downward and displacement is along horizontal, so the angle between the two is 90 degree. So W3 is equal to W dot D3 mg dot D3 mg D3 cos 90, that will give you 0 joule. Work done from now D to A, weight is directed downward, displacement is downward, so they are parallel to each other. So W4 will be W4 W dot D4 mgd mg dot D4 mgd4 का 0, तो इससे आ जाएगा mgd4 आ जाएगा। Now we have calculated separate work through each segment. अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि वर्क टोटल वर्क डन मालूम करते हैं। what a total work done will be. So W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4, 0 जूल माइनस mgd2 0 जूल प्लस mgd2 4। चूँकि हमें पता है कि d2, ये देखो यहाँ इस केस में d2 और ये देखो ये d4 और d2 आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, 0 जूल आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 0 जूल आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज ट्रैक और अ क्लोज पाथ क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर आप देखें आपके टेक्स्ट में जो है ट्रायंगल फॉर्म में है, तो ट्रायंगल फॉर्म में देखो फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 होगा। अब ज़रा देख लो, फ्रॉम E to B W is directed downward and D1 is along horizontal, so the angle between the two is 90 डिग्री। ए से बी तक जाते हुए W डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल उनके दरमियान क्या है, 90 डिग्री है। जब एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, ये देख रहे हो कि वर्क डन क्या होगा, 0 जूल होगा। mgd1 cos 90 होगा। अब देखो फ्रॉम बी टू सी, जब हम बी से सी की तरफ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गया और वेट जो है वह डाउनवर्ड है, सो दे आर एंटी पैरेलल। फ्रॉम बी टू सी displacement and weight are anti-parallel, angle between the two is 180 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वो वर्क डन जो होगा माइनस mgd2 होगा, जिस तरह पहले हमने कैलकुलेशन की थी रेक्टेंगल के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, mgd2 cos 180 और cos 180 -1 के बराबर है। फिर इसके बाद जो है वेट और उसके दरमियान एंगल क्या है, थीटा है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेट एंड d3, so the work done will be equal to mgd3 cos theta. Now theta is neither 90 nor 180, तो mgd3 cos theta। तो अब अगर ट्रायंगल में देखें cos theta किसके बराबर होगा, d2 डिवाइडेड बाई d3, d2 बाई d3। तो आपने देख लिया कि cos theta जो है d2 बाई d3 के बराबर है, तो अगर हम d2 बाई d3 लगा दें तो d3 कट जाएगा और इससे क्या आ जाएगा, mgd2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, mg, तो 0 जूल माइनस mgd2 प्लस mgd2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो टोटल वर्क हमने कैलकुलेट किया कि mgd1 cos 90 प्लस mg cos 180 प्लस mgd3 cos थीटा, तो W इज इक्वल टू 0 जूल माइनस प्लस mgd3 cos थीटा जो था वो बराबर है d2 बाई d3, तो d3 और d3 कट जाएगा, तो ये देख रहे हो आपके पास फिर भी 0 जूल, दैट विल गिव यू अ 0 वर्क। So that is the conservative field.
Now we are coming to the second definition of the conservative field, in which work done is independent of the path followed between 2 points. For that, consider a mass is moved from A to B, B to C, C to D, meaning that mass is moved through indirect path A, B, C, D to point D, and through direct path from A to D, meaning that in conservative field we are now choosing two tracks, indirect track और direct track. पहले वाले में हमने क्लोज पाथ, अब हमने कहा कि ए और डी के दरमियान काम हो रहा है, तो हम तवील रास्ते से ए, बी, सी और फिर डी पर पहुंचते हैं, और हम डायरेक्ट ए सी डी पर जाते हैं. तो अगर इन दोनों केसेस में वर्क डन क्या हो गया, बराबर हो गया, तो वो जो हमने कहा था कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो है इस पे डिपेंड नहीं करता कि रास्ता लंबा था या रास्ता छोटा था. तो ज़रा देख लें. अब हम करते हैं कि इससे पहले जो हमने किया था बिल्कुल उसी तरह है. वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी थ्रू इनडायरेक्ट पाथ. सो वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3. You see from A to B, that is a horizontal, D1 and W are perpendicular to each other. So that will be mg D1 cos 90 degree. Now come to go from B to C. B to C, D2 is directed up, W is directed down, the angle between the two is 180 degree, so mg D2 cos 180 degree. From C to D, go from C to D. When you go from C to D, weight is directed downward and D3 is perpendicular to it, so mg D3 cos 90 degree. So now cos 90 ज़ीरो है, तो इससे आ जाएगा पहले वाले से ज़ीरो आ जाएगा, और ये cos 180 माइनस, तो माइनस mg D2 आ जाएगा और प्लस ज़ीरो जोल आ जाएगा. तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, टोटल वर्क जो हुआ वो माइनस mg D2 के बराबर हो गया. दैट इज़ इक्वेशन 1. दैट इज़ इक्वेशन 1. अब हम क्या करते हैं, यानी हमने लॉन्ग रास्ते से, यानी हम वर्क कर रहे हैं बिटवीन ए एंड डी थ्रू टू ट्रैक्स ए बी सी डी एंड ए डी. ए बी सी डी का हमने कैलकुलेट किया और वो आया माइनस mg D2. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फ्रॉम ए टू डी हम जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू डी जा रहे हैं, हम अपवर्ड जा रहे हैं, और वेट क्या है, डाउनवर्ड है. द एंगल बिटवीन द टू इज 180 डिग्री, दे आर एंटी पैरेलल. सो इसको हम डायरेक्ट पाथ कहते हैं. तो वर्क डन, तो mg D4 cos 180, तो माइनस mg D4. चूँकि पता है आपको कि D2 और D4 आपस में बराबर हैं, thus work done through direct path is equal to minus mg D2. Here from equation 1 you see that work done through indirect path ABCD was also minus mg D2, and through direct path is also minus mg D2. So from this it has been cleared that work done through long track or short track between two same points in a conservative field will be same. So another fact has been established. अब जो आपके किताब में है ट्राइंगल है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह अब हम ए से बी, बी से सी थ्रू डायरेक्ट पाथ, इनडायरेक्ट पाथ, और ए से सी तक डायरेक्ट पाथ से जाते हैं. किस से जाते हैं, ए से सी तक डायरेक्ट पाथ से जाते हैं. बिल्कुल उसी तरह ए टू बी, W डाउनवर्ड है, D1 हॉरिजॉन्टल है, एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री. सो इन दिस केस जो वर्क डन थ्रू इनडायरेक्ट पाथ होगा, अगर वर्क डन, ये देखो वर्क डन थ्रू इनडायरेक्ट पाथ W1 प्लस W2 होगा. W1 ए से बी तक होगा और W2 बी से सी तक होगा. तो फ्रॉम ए टू बी क्या है, ये ज़रा देख लो, ये वाला देख रहे हो, फ्रॉम ए टू बी mg D1 cos 90 है, और B टू C जो है आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अप है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपवर्ड है, और वेट डाउनवर्ड है. तो दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 180 डिग्री है. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस mg D2 cos 180 डिग्री. सो वर्क डन थ्रू इनडायरेक्ट पाथ क्या आ जाएगा, 0 जूल माइनस mg D2. तो टोटल वर्क डन
from A to B, B to C along a triangular track through indirect path will be minus mgd2. This is equation number 1. Now we are following the direct path now from A to C, from A to C, from A to C. Displacement is directed in that direction, upward, weight downward है. Now the angle between the two will be, अगर ये एंगल थीटा है, नीचे आती हुई वेट और उसके दरमियान एंगल थीटा थी, लेकिन अब हम ऊपर जा रहे हैं. जब ऊपर जा रहे हैं तो एंगल क्या होगी, 180 माइनस थीटा होगी, क्योंकि एंगल बिटवीन टू टेल्स के दरमियान होती है. वेट डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है. ये वाली एंगल जो आपको कर्सर घुमा रहा हूँ ये थीटा है, तो ये जो बाकी रह जाएगी ये सारी एंगल 180 के बराबर हैं. तो 180 से अगर मैं ये थीटा निकाल लूँ तो ये एंगल होगी बिटवीन D3 और W के दरमियान. सो क्या आ जाएगा ये देखो, वर्क डन थ्रू डायरेक्ट पाथ क्या होगी, mgd3 cos 180 माइनस थीटा. cos 180 माइनस थीटा ये फार्मूला है मैथमेटिक्स का, cos अल्फ़ा माइनस बीटा. क्या फार्मूला है, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा, ये फार्मूला है. और उसमें अल्फ़ा की जगह 180 और बीटा की जगह थीटा लगाओ तो जवाब आपके पास माइनस cos थीटा आ जाएगा. तो cos 180 तो इससे क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस mgd3 cos थीटा हो जाएगा, माइनस mgd3 cos थीटा. जिस तरह पहले आपने किया था ट्राइंगल में, अगर आप देख लो तो cos थीटा क्या होगी, cos थीटा ये थीटा है तो बेस ये हो गया, d2 हो गया और हाइपोटेन्यूज d3 हो गया, तो cos थीटा d2/d3 होगी. तो अगर हम इधर लगा लें cos थीटा के वैल्यू d2/d3, तो ये d3 और d3 कट जाएगा और d3 कट जाएगा, तो आपके पास वर्क डन थ्रू डायरेक्ट पाथ क्या आ जाएगा, माइनस mgd2 आ जाएगा, माइनस mgd2. और इनडायरेक्ट पाथ पे क्या आया था, वो भी माइनस mgd2 था. तो किसी किस्म की भी पाथ हो, यानी मैं एक पत्थर को उठा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से ले जा रहा हूँ इस रास्ते से और इधर से डायरेक्ट से ले जाता हूँ यहाँ तक, तो वर्क डन जो है दोनों केसेस में सेम होगा. वर्क डन दोनों केसेस में सेम होगा, बशर्ते कि फील्ड ग्रेविटेशनल या कंजर्वेटिव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, तो तब जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड. सो वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फील्ड में डिपेंड करता है इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी पर. फाइनल एनर्जी ओनली इन अ, इफ द टू पॉइंट्स आर एट द सेम एनर्जी देन वर्क डन इज ज़ीरो. जिस तरह आप किस चीज़ को हॉरिजॉन्टली ले जा रहे हैं, ना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं. तो अगर हॉरिजॉन्टली ले जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क. हर जगह पे mgh, तो चेंज इन एनर्जी क्या आएगी, वो ज़ीरो आएगी. और जब चेंज इन एनर्जी ज़ीरो आ जाएगी तो वर्क डन क्या होगा, उस केस में आपके पास ज़ीरो. सो टू कट इट शॉर्ट, कंजर्वेटिव फील्ड की खूबियाँ क्या है, ये बॉडी में एनर्जी को स्टोर करती है. यानी आप जितना वर्क करते हैं वो एनर्जी आपको स्टोर करके देती है. जिस तरह डैम्स में आप पानी को ऊपर उठाते हैं तो उसमें क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. जब डैम्स का पानी टरबाइन पे छोड़ा जाता है तो वो रोटेट करता है और उससे हमारी बिजली पैदा होती है, तो वो एनर्जी हम यूटिलाइज़ करते हैं. इसी तरह ट्यूबवेल वगैरह अगर इसको कूदना हो तो उसका जो धर्मा उसको कहते हैं, जो सुराख करने वाला उसको ऊपर उठाया जाता है, उसमें एनर्जी को स्टोर किया और फिर छोड़ा जाता है, और छोड़ा जाता है तो ज़मीन के अंदर क्या करता है, सुराख करता रहता है. स्प्रिंग इसी तरह आप जो हैं स्लिंग वगैरह, ओलेल वगैरह, लिंदा चितासो वರ್ತವಾಯ दास प्रेदे राकागे पदे के पोटेंशियल एनर्जी नुखाने लरे ऊलीदरला. सो दे आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस जो कि जब भी आप काम करते हैं वो आपके लिए स्टोर मिल जाती हैं. दूसरी बात क्या होती है कि कंजर्वेटिव फील्ड में टोटल वर्क डन एलॉन्ग अ क्लोज पाथ क्या होता है, ज़ीरो होता है. तीसरी बात हो भी क्या होगी कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन टू पॉइंट्स. क्लोज पाथ की डिफिनीशन क्या है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम एनर्जी पर हो देन द पाथ इज़ सेड टू बी क्लोज्ड. तो ग्रेविटेशनल फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो वर्क डिपेंड करता है इनिशियल एनर्जी पर और फाइनल, एंड द डिफरेंस ऑफ द टू विल गिव यू द वर्क डन.
Now come to power. What a power is. You have been familiar to machines. Any machine that does work in a quick succession is considered to be powerful. For example, a donkey pump in your house, if it fills the tank in a small interval of time, then it is called powerful. If it is filling the tank in a large interval of time, then it is called less powerful. If I can lift a stone of 10 kg in 2 seconds to 2 meter height, and another person can lift the same load in 4 seconds, then I am powerful than the other one. पावर के बारे में आप सुनते आ रहे हैं, बल्बों पे लिखा होता है इतना वाट है, मशीनों पे लिखा इतना हार्स पावर है, वगैरह वगैरह. हर वो मशीन मैं भी होता हूँ, मशीन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, मशीनें, गाड़ियाँ वगैरह, ये सारी मशीनें हैं. अगर कोई मशीन ज़्यादा काम कम वक्त में करे तो उसको हम क्या कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल मशीन है. और अगर कोई मशीन कम काम ज़्यादा वक्त में करें तो उसकी पावर क्या होती है, कम होती है. गाड़ियों में देखो 1000 सीसी इंजन वाले होते हैं, 800 वाले होते हैं, और 1600, 1800 वगैरह वगैरह. जितनी ज़्यादा उसका इंजन पावरफुल होता जाता है तो उतनी उसमें काम करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है. तो पावर की डिफिनीशन क्या है? पावर, the time rate of doing work by an agent or machine is called power. Time rate, meaning that work is linked to time. It is time dependent. Work is not time dependent. एक पत्थर को मैं 1 सेकंड में छत पे उठाता हूँ, दूसरा बंदा 2 सेकंड में वही पत्थर उसी छत तक उठाता है, तीसरा बंदा 4 सेकंड में. तो वर्क डन तो वो सेम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, लेकिन पावर सबका मुख्तलिफ है. सो जितना क्विक सक्सेशन में कोई मशीन काम करता है उसकी पावर ज़्यादा होती है. सो पावर कैन बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत जो कि टाइम के साथ जुड़ी हुई हो उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं. और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इन हाउ मच क्विक सक्सेशन you are changing energy, that defines power. Power को the dot product of force and velocity is also called power. The dot product of force and velocity is called power. Generally represented by P. इसको generally represented by P होता है. Mathematical formula, suppose delta W is work done by a machine in delta T time. अगर डेल्टा W जो है वर्क डन है, कोई मशीन करता है डेल्टा T टाइम में, तो पावर जो होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है. P इज इक्वल टू डेल्टा W बाई डेल्टा T. और P क्या आ जाएगा, वर्क जो होता है F डॉट डेल्टा D के बराबर है, तो F डॉट डेल्टा D बाई डी टी. तो F डॉट डेल्टा D बाई डी टी, तो डेल्टा D बाई डी टी किस चीज़ के बराबर है, वेलासिटी के बराबर है. सो F डॉट V और एफ वी कास थीटा. सो वर्क डन इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलासिटी. अब हमको ये भी पता है, एज वी नो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई. अगर दोनों एनर्जीज में चेंज एट ए टाइम आ रहा है तो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई आ जाएगा, और डेल्टा ई बाई डेल्टा टी डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आ जाएगा. ये आपके पास क्या हो गया, पावर आ गया. अब एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर. एवरेज पावर को ये देखो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, या पी ए वी लिखा जाता है, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा.
एवरेज पावर में मशीन की इब्तदाई पावर और इंतहाई पावर मालूम होती है, दरमियान में मशीन में क्या होता है वो नहीं होता, यानी 2 पॉइंट पे आपको पावर का पता होता है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द मिडल ये आपको पता है। इंस्टेंटेनियस पावर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई मशीन इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एवरेज के लिए अगर टाइम इंटरवल को आप छोटा कर लें तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इतने करीब हो जाएंगे कि वो ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट कहलाएगा, इसलिए उसको लिमिट दिया जाता है और फिर वो इंस्टेंटेनियस पावर बन जाता है। इंस्टेंटेनियस पावर में ये होता है कि हर लम्हे पर आपको मशीन के पावर का पता होता है कि अब मशीन के पावर क्या है, अब क्या है, ठीक है ना। सो इंस्टेंटेनियस किसी लम्हे पर पावर कितनी है वो होगी, पी एवरेज और पी इंस्टेंटेनियस बराबर होगी इफ़ द पावर इज़ डिलीवर्ड एट अ कांस्टेंट रेट। एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर will be equal if the power is delivered at a constant rate. So now come to SI unit of power. In SI unit, unit of power is watt, is a watt. In SI units, power की unit जो है वो क्या है, वो watt है। The power of machine will be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. अगर कोई मशीन 1 जूल का काम 1 सेकंड में करता है तो उसकी पावर 1 वाट होगी। अगर कोई मशीन 2 जूल का काम 1 सेकंड में करता है तो उसकी पावर 2 वाट होगी। 3 जूल का काम 1 सेकंड में करता है तो उसकी पावर 3 वाट होगी। और उसकी क्या है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होगी। और उसका डायमेंशन अगर आप लेना चाहें तो ml स्क्वायर टी पावर -3, ml स्क्वायर टी पावर -3। इसके और यूनिट्स हैं, 1 किलोवाट जो होता है वो 10⁻³ वाट होता है। हार्स पावर होता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में 746 वाट है। तो ये है पावर। पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। अब हम आते हैं, आपको ये मालूम होगा कि डिफरेंस बिटवीन पावर एंड वर्क, ये तो मैंने कह दिया कि टाइम का फ़र्क होता है कि वर्क जो होता है डिपेंड नहीं करता टाइम पे, जबकि पावर जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। जिस तरह वर्क करते हैं, मैंने कहा कि एक पत्थर को सेम हाइट तक 2 बंदे उठाते हैं, एक कम टाइम में उठाता है, एक ज़्यादा टाइम में। जो कम टाइम में उठाता है उसका पावर ज़्यादा आएगा, जो ज़्यादा, लेकिन वर्क क्या होगा, दोनों का सेम आएगा। अब जनाब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E = P × T। ये वही फार्मूला है जिस पे आपके घर के बिजली के बिल आते हैं। E = P × T, E = P × T, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम = इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे आपके 10 इट्स SI यूनिट क्या है, वाट सेकंड है। क्या है, वाट सेकंड। यानी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे हम बाद में आते हैं। यानी एनर्जी की यूनिट इन टर्म्स ऑफ पावर क्या है, वाट इनटू सेकंड है, वाट इनटू सेकंड। अब हम आते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर बट इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू किलो 10⁻³ वाट। आवर जो है 3.6 × 10⁻³ सेकंड है, तो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 वाट सेकंड, और 1 वाट सेकंड जूल के बराबर होता है, तो इससे 3.6 मेगा जूल आ जाएगा। होम्स इलेक्ट्रिकल बेल जो होते हैं, कैलकुलेट जो होते हैं, वो होते हैं इसी फार्मूला से होते हैं। और उसमें जब वाट का होता है उसको किलोवाट, फ़र्ज़ करें 100 वाट का बल्ब है, रोज़ाना 5 घंटे तक जलता है, तो फिर 100 को 1000 पे डिवाइड करोगे ताकि किलोवाट में चेंज हो जाए। 100 डिवाइड बाई 1000, इससे 0.1 आ जाएगा। और 5 घंटे रोज़ाना चलता है, तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 0.5 किलोवाट आवर, यानी आधा यूनिट डेली का आ रहा है। अब अगर 1 यूनिट की कीमत जो है वो 20 रुपये है, तो डेली जो उसका कास्ट होगा वो कितना होगा, 10 रुपये होगा, क्योंकि 0.5 जो है वो डेली वो कर रहे हैं, 5 घंटा अगर ये जलता है। तो अगर 1 यूनिट की कीमत 20 है तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 20 से क्या आता है, 10। इसी तरह अगर एयर कंडीशन है 2 किलोवाट है और रोज़ाना जलता है 5 घंटे के लिए, तो 10 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो, आपका एक दिन का बिल जो है वो 200 आ जाएगा, तो महीने का 6000 आ जाएगा। और इस तरीके से यदि ये यूटिलिटी सीखो कि वाई वी आर स्टडीइंग फिज़िक्स, इट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सो ये आपके पास क्या हो गया, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है, वो किलोवाट आवर है, जो आपकी बिजली के 1 यूनिट के बराबर हैं। और आप अपने घर का बिल टैक्स वगैरह से निकाला, 1800 बिल आता है, तो उसमें 1800 में 800 के करीब टैक्स होते हैं।
तो वो सब कुछ निकाल के आप अपने घर का रफ़ या एस्टीमेट बिल जो है वो बना सकते हैं। अब हम आते हैं, नाउ कम टू एनर्जी, व्हाट एन एनर्जी इज़। I'm talking to you people, this is because of energy. My eyebrows are moving up and down, this is because of energy. Energy is basically the capability or the capacity of a body to do work. किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। The ability or capability or tendency of a body to do work is called energy. किसी जिस्म में कितनी इस्तिताअत है, कितनी सलाहियत है कि वो काम कर सके, उसको एनर्जी कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव द कैपेबिलिटी टू टॉक एंड आई हैव द एनर्जी। अगर कोई बंदा मर जाता है, ही हैज़ नो एनर्जी एंड ही कांट टॉक एंड ही इज़ कम्प्लीटली स्टेबल। एनर्जी जो है बेसिकली टू टाइप्स में, एक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक कहते हैं मोशन को। Kinetic means motion, the energy possessed by a body because of its motion. The energy by virtue of the motion of a body is called kinetic energy. वो एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो होती हैं, लीनियर काइनेटिक एनर्जी के अक़साम हैं। लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हम टेक्स्ट के लेटर हिस्सों में पढ़ेंगे। लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मास जो है वो लीनियर मास है, वी जो है लीनियर वेलोसिटी है, तो हाफ एम, और वी स्क्वायर को वी डॉट वी भी लिख सकते हो, क्योंकि स्केलर पार्ट में आप पढ़ चुके हैं कि वी डॉट वी जो है वी स्क्वायर का ज़ीरो आएगा और उससे वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम दोनों को, यानी इसको एम हाफ एम वी स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई भी करें और एम से डिवाइड भी करते हैं। एम से मल्टीप्लाई किया तो एम के साथ मल्टीप्लाई होगा, एम स्क्वायर आ जाएगा और नीचे एक एम आ जाएगा। ये इसलिए किया कि मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी के बराबर है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है पी स्क्वायर बाई 2m। इस पे एंटी टेस्ट में MCQs भी आते हैं कि इतना इंक्रीज़ करो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, परसेंटेज इंक्रीज़ करो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, हमारी डेली लाइफ मोशन जो है, परिंदे उड़ रहे हैं, जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं, ये मेरा हाथ हिल रहे हैं, वो है कर रहे हैं, ये सारे जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल हैं। दिस एनर्जी में बी लीनियर और रोटेशनल और वाइब्रेशनल। सो टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ द थ्री, मीनिंग दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरी जो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मींस हिडन एनर्जी, जो आपको दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन उसके अंदर एनर्जी होती है। जिस तरह के एक पत्थर को मैंने यूँ उठा दिया है, ये है, दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन अगर मैं पत्थर को छोड़ दूँ तो नीचे जो चीज़ होती है, शीशा वगैरह होता है, उससे टूट जाता है। तो इसका मतलब है कि पत्थर के अंदर एनर्जी मौजूद थी। और ये रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होती हैं, रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होती हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। So potential energy, the energy possessed by a body because of its position with respect to some reference. For example, अगर मैं कहूँ कि ये एक देख, ये मेरा हाथ है, यहाँ पर पत्थर है और यहाँ पर ये दूसरा हाथ है, तो इस हाथ के लिहाज से उसकी एनर्जी क्या है, ये होगी, लेकिन ज़मीन के सरफेस के लिहाज से कुछ और होगी, ज़मीन के सेंटर के लिहाज से कुछ और होगी। इसी तरह जो है आपको क्या मिलेगी, आपको रेफरेंस बेस्ड एनर्जी मिलेगी। ये वाली एनर्जी, अगर इधर से मैं पत्थर गिराऊँ थोड़ा हर्ट हो जाओगे, लेकिन अगर आपका सर जो है ज़मीन पर है और इधर से मैं पत्थर गिरा दूँ तो वो आपको ज़्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि इसके लिहाज से इसमें एनर्जी कम है, लेकिन ज़मीन की सरफेस के लिहाज से उसमें एनर्जी ज़्यादा है, तो रेफरेंस बेस्ड एनर्जी है। इसी तरह अगर चार्ज के नज़दीक कोई दूसरा चार्ज ले जाया जाए या दूर ले जाया जाए, डिपेंड करता है साइंस ऑफ चार्जेस पे, तो उसकी जो एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी, द एनर्जी possessed by a body because of its position with respect to some reference point is called potential energy. So
द वर्क डन ऑन अ बॉडी इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज स्टोर्ड इज अ पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी। ये हॉबी जो है, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी कौन सा चीज़ स्टोर करता है, ये कंजर्वेटिव फील्ड की हॉबी है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है। और पोटेंशियल, जिस तरह डैम्स में पानी को ऊपर उठाया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया जाता है। जिस तरह आप पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक न्यूक्लियस को ले जाते हो तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो तो अगर आप किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फील्ड में काम करोगे तो वो जो काम है वो स्टोर्ड होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी। और जब आपको चाहिए होता है, उससे एनर्जी चाहिए होती है, तो आप उससे दोबारा एनर्जी ले सकते हैं। सो द एनर्जी इज़, ये जो है मैंने क्या कहा, ये प्योरली रेफरेंस बेस्ड है कि आप किस रेफरेंस के लिहाज से, किस हवाले के लिहाज से वो कंसिडर कर रहे हैं। अब जनाब हम आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में होती है, मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और ये होती है -GMEM डिवाइडेड बाई R। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है, अभी उस करेंगे भी। और नीचे जो है हम कैलकुलेट करेंगे कि हाउ, और -GMEM बाई। एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आप स्प्रिंग की वजह से आपने पहले किया होगा मैट्रिक में कि हाफ के एक स्क्वायर के बराबर हैं। दूसरी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो है Q डिवाइडेड बाई R के बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सेकेंड ईयर में आप इंशाल्लाह पढ़ोगे। और दूसरा जो है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी आप B²/2 म्यू है, Li²/2 है, ये भी सेकेंड ईयर का टॉपिक है, सेकेंड ईयर में करोगे। SI यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वही है जो कि वर्क का है, बिकॉज वर्क जो है वो एनर्जी है। मैंने ये कहा था कि वर्क इज़ श्योरली एनर्जी, बट एनर्जी इज़ नॉट नेसेसरीली वर्क, क्योंकि वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट शर्त है। आप बहुत बड़ी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी तो आप लगा रहे हैं लेकिन वर्क नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। ये जो है वर्क और एनर्जी के दरमियान जो है वो आपका ये डिफरेंस है। तो इनको अगर मैं थोड़ा सा ये सम अप कर लूँ कि जो इससे पहले तो आपने कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि पावर क्या होती है। पावर जो होती है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क होती हैं, और हर वो चीज़ जो कि ज़्यादा काम थोड़े वक्त में करती हैं उसकी पावर क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और दूसरा हमने एवरेज पावर का कहा कि टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एंड देन इंस्टेंटेनियस पावर, पावर ऑफ द मशीन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर हमने ये कहा कि एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल इफ़ द मशीन इज़ डिलीवरिंग पावर एट अ कांस्टेंट रेट। फिर इसके बाद जो है हमने कहा कि पावर की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, वाट है। एंड फिर इसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ जो एनर्जी है वो हमने कहा कि किलोवाट आवर है। और हमने कहा कि E = P×T वो फार्मूला है जिससे आप अपने घर के बिजली का बिल रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम थोड़ा बहुत एनर्जी पर आ गए कि एनर्जी क्या है। एनर्जी को हमने बेसिकली कहा कि 2 टाइप्स हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती हैं। काइनेटिक एनर्जी 3 फॉर्म्स में हमने कहा कि रोटेशनल होती हैं, वाइब्रेशनल होती हैं और लीनियर होती हैं। और टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ ऑल द 3। दिन इसके बाद हम आ गए पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड की हॉबी है कि वो बॉडी को में एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती हैं। वो दिखाई नहीं देती, वो रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होती हैं। रेफरेंस के हवाले से कि आप किस रेफरेंस के हवाले से बॉडी की पोजीशन को देखते हैं, तो वो आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी के फिर अपने अपने टाइप्स हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो ये आज के लेक्चर का सारा जो दूसरा पार्ट था उसका कंक्लूजन रहा। उम्मीद की जाती है कि आप अपने वालिदैन का, खुसूसी पड़ोसियों का ख़ास कर ख्याल रखेंगे और माशरे के लिए एक अच्छे फ़र्द बनने की कोशिश करेंगे। मेरी उम्मीद है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे शागिर्द मुझे सुन रहे हैं, वो आज से अपने पेरेंट्स का ख्याल थोड़ा और भी बढ़ाएंगे, और साथ साथ दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, पड़ोसियों का खुसूसी ख्याल रखेंगे। और मेरे लिए दुआ करो,
मेरी सेहत के लिए दुआ करो, और ये लेक्चर जो है वो सदका जारिया हैं, इसको शेयर करते जाओ, दूसरे लोगों में बांटते जाओ, और हमें सिर्फ दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।